देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने यहां पर रिजाइन कर दिया और इस रिजाइन शब्द के ऊपर काफी बवाल मचा हुआ है। लोग इस पे उतना ही ट्रस्ट कर रहे हैं जितना कि मोदी के कमिटमेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जीरो, सन्नाटा, शून्य। अगर भैया ऐसे मैं बोलने पर आ जाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने क्लास 9th रिपीट करी थी। ये नहीं बोलूंगा कि मैं फेल हुआ था, मैंने क्लास 9th रिपीट करी थी। इस हेडलाइन को देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये निम्मोताई ने लिखी है, उनको निकाला नहीं गया, उन्होंने रिजाइन किया है। खैर, उन्होंने यहां पर रिजाइन किया है या फिर उनको यहां पर धक्के मार करके निकाला गया है, इसके ऊपर जरा सी देर में चर्चा करेंगे कुछ प्रूफ्स के साथ। लेकिन सबसे पहले यहां पर बात करना चाहता हूं जगदीप धनखड़ के बायस्ड बिहेवियर के बारे में। भाई, ये बंदा इतना ज्यादा बायस था, थैंक गॉड इसने खुद यहां पर रिजाइन कर दिया। हम लोग, हमारी कंट्री यहां पर भुगत रही थी इनके बायसनेस को। ये इतने ज्यादा बायस थे कि हर टाइम मोदी जी के आगे झुके रहते थे। इतने बायस थे कि मोदी जी इनको कहते थे छलांग मारो, तो ये नहीं कहते थे कि छलांग क्यों मारूं, ये कहते थे कि कितनी ऊंची छलांग यहां पर मारूं। इतने ज्यादा बायस थे जगदीप धनखड़ एज अ वाइस प्रेसिडेंट। जब भी कोई विपक्ष का बंदा यहां पर राज्यसभा में कुछ बोलता था तो उसको ये सिट डाउन ऑर्डर करा देते थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी का कोई बंदा कुछ बोलता था तो ये ऐसे बिहेव करते थे जैसे सामने से शेर और शायरी चल रही है, वाह वाह करने का काम करते थे। इनका बस नहीं चल रहा था। नहीं तो मोदी जी अगर कहते किस दिन कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो ये उसको भी बिल समझ करके राज्यसभा में पास करा देते। इतने ज्यादा बायस थे जगदीप धनखड़। अब वैसे हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो एक गोल्ड फिश की मेमोरी होती है, बहुत ही जल्दी हम चीजें भूल जाते हैं। अब कुछ लोगों को इनके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूं। इन्होंने अपने रेजिग्नेशन में कहा है कि इनको हेल्थ इश्यूज है, इसकी वजह से रिजाइन कर रहे हैं। हेल्थ इशू अभी से नहीं है, जब से ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे तब से इनको हेल्थ इश्यूज थे, हमेशा झुके रहते थे ऐसे आगे को। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़। इमेजिन, देश का राष्ट्रपति है, मोदी जी के सामने यूं यूं करके खड़ा हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया उनका व्यवहार ऐसा है, उनकी वैल्यूज ऐसी हैं, लेकिन मोदी जी की वैल्यूज का क्या है, वो कुछ भी नहीं है। क्या मोदी जी ने एक भी बार नमस्ते नहीं करा? इनफैक्ट ऐसे करके इशारा कर दिया कि निकल भाई यहां से। वही वाला इशारा कल मोदी जी ने फिर से कर दिया होगा, तभी इन्होंने शायद अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया। इनफैक्ट एक नहीं, एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर भी धनखड़ जी जो है मोदी जी के सामने नतमस्तक हुए चले जा रहे हैं, एंड मोदी जी इसके बारे में He doesn't care। उन्होंने एक बार भी नमस्ते नहीं करा, बस ऐसे वाला इशारा कर दिया कि निकल जा वहां से, बता रहा हूं तेरे को मैं। एक और फोटो आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर भी मोदी जी हाथ बांध करके खड़े हैं एंड धनखड़ जी, एक वाइस प्रेसिडेंट देश का, हमारे हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। I mean, क्या चल रहा है यार यहाँ पर? मोदी जी की इतनी भक्ति करी, उसका भी कुछ नतीजा नहीं मिला। एक सेकंड में मोदी जी ने यूं कर दिया। अब सिर्फ मोदी जी की नहीं बल्कि आरएसएस की भी काफी भक्ति यहाँ पर करी गई और उसी से रिलेटेड एक एंगल भी इस टाइम पर निकल कर आ रहा है। आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मेरे साथ वो एंगल समझने के लिए, आप भी काफी हद तक उससे अग्री भी कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ आरएसएस के लिए भैया क्या क्या बातें कही जा रही थी यहाँ पर। ये वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। भाई, इतना बायस तो करण जौहर भी नेपो किड्स के साथ नहीं होने वाला जितने बायस ये मोदी जी और आरएसएस के साथ यहाँ पर हो रहे थे। ऑनरेबल मेंबर्स, आई hereby rule that RSS is an organization that has full constitutional rights to participate in the development journey of this nation. This organization bears unimpeachable credentials. अरे सर बस, इतनी भक्ति करने का कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। कोई यहाँ पर लड्डू नहीं बंटने वाले आपके लिए। वैसे जितनी भक्ति आप यहाँ पर मोदी जी की और आरएसएस की कर रहे थे, अगर आपने संविधान की, अगर आपने पार्लियामेंट की, डेमोक्रेसी की ऐसी भक्ति कर ली होती ना, तो शायद आज के डेट में से यूं नहीं कर देते आपको मोदी जी। अब देखो, पूरा देश इसके ऊपर रिएक्शन दे रहा है, सब अपनी अपनी थ्योरीज बता रहे हैं कि क्यों यहाँ पर रिजाइन किया होगा या फिर रेजिग्नेशन हुआ है, रिमूवल हुआ है, व्हाटएवर। लेकिन इसके बीच में हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है? देश की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी आपको दिखाना चाहता हूं, एएनआई वाले लगे पड़े कल से किसी बीजेपी की बंदे की बाइट नहीं ले रहे, कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों की इसके ऊपर बाइट ले रहे हैं। लाइन से दिखाना चाहता हूं, कांग्रेस के कपिल सिब्बल हैं, उसके बाद कांग्रेस के एक और एमपी हैं मल्लू रवि, इसके बाद जेएमएम की एमपी हैं महुआ मांझी, एंड उसके बाद कांग्रेस के एक और लीडर हैं उदित राज। सबसे ये बाइट लेते घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी के एक बंदे से बाइट नहीं ली जा रही इनसे। अबे, जिस पार्टी का वो बंदा था, जिस पार्टी ने उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाया था,
उससे नहीं ले रहे वीडियो बाइट, और लोगों से सबसे लेकर के आ जाएंगे, ब्रह्मांड में ट्रंप से लेकर के भी आ जाएंगे, लेकिन मोदी जी से नहीं पूछेंगे कि भैया आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। इनफैक्ट आपको आईटी सेल दिखाना चाहता हूं, आईटी सेल का मेल्टडाउन भी यहां पर निकल कर आया आपकी स्क्रीन के ऊपर। मिस्टर सिन्हा लिख रहा है कि ईदर धनखड़ साहिब इज रियली अनवेल और ही इज गोइंग टू गेट एन इवन बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सोशल मीडिया की स्पेकुलेशंस पे कोई जवाब नहीं है, तो ये लिख देता हूं कि या तो वो बहुत ही बीमार है या फिर उनको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। हाँ, बहुत बड़ा मिलने वाला है, जैसे अडवाणी जी को मिला था। इनफैक्ट जो बीमारी वाली बात है वो भी यहाँ पर मुझे झूठी लग रही है और प्रूफ के साथ अभी आपको दिखाऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन। लेकिन उससे पहले जरा आईटी सेल का और मेल्टडाउन देख लो। सुनंदा रॉय यहाँ पर लिख रही है या फिर लिख रहा है, मुझे नहीं पता, वी आर गोइंग टू मिस हिम इन राज्यसभा। इनफैक्ट कुछ और भी लोग हैं बीजेपी के जो लिख रहे हैं, वी विल मिस धनखड़ साहब। अभी उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया है, वो जिंदा है अभी, ठीक ठाक है अभी। यहाँ पर ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे पता नहीं उनको कुछ हो गया है, वी विल मिस हिम नाउ। अगर ज्यादा यादें वादे आ रही है तो मोदी जी को जाकर बोलो ना कि यहाँ पर धनखड़ साहब का इस्तीफा ही रुकवा दे। नहीं, ऐसा नहीं बोलेगी, क्योंकि इनको भी अच्छे तरीके से पता है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया नहीं है, उनसे बोल करके दिलवाया गया है। अब बात करना चाहता हूं ये रेजिग्नेशन है या रिमूवल है, एंड ये बिल्कुल क्लियर है। कोई 2 साल का बच्चा भी बता देगा कि इनको लात मार के यहां से भगाया गया। ये जो रेजिग्नेशन लेटर है ना, मुझे तो लग रहा है ये खुद भी धनखड़ साहब ने नहीं लिखा होगा। इनफैक्ट धनखड़ साहब इतने बड़े पपेट थे कि उनको हो सकता है अभी तक यही ना पता हो कि उनको यहां पर से रिजाइन करवा दिया गया है। सिर्फ ये ऊपर से रेजिग्नेशन का लेटर आया और उनके अकाउंट से किसी ने पोस्ट कर दिया हो। अब इस रेजिग्नेशन लेटर के ऊपर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। धनखड़ साहब के प्रोग्राम थे, 23 जुलाई का ये प्रोग्राम था, जो कि खुद सरकारी तरीके से इन्होंने पब्लिश किया है पीआईबी के थ्रू। एंड ये बताया था कि एज उपराष्ट्रपति वो जयपुर जाने वाले थे 23 जुलाई को, जो कि एक्चुअली में कल है। मतलब 2 दिन बाद वो जयपुर जाने वाले हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट। अब 2 दिन पहले उनको नहीं पता कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होने वाली है। 2 दिन बाद वो बता रहे हैं कि वो जाने वाले हैं जयपुर। पीआईबी के थ्रू इसकी प्रेस रिलीज निकाली जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद उसी शाम को कुछ ही घंटों में उनको पता चलता है कि मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं रह सकता इस देश का। आई नो मोदी जी, आपको धनखड़ जी को यहां पर हटाना था फॉर योर रीजंस जो भी होंगे, लेकिन कम से कम यार थोड़ा सा जेन्युइन तो लगाते सारी चीज को यार। और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे देश के इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स से सीख लो, कितनी स्मूथ इंटीग्रेशन करते हैं, कई बार तो पता ही नहीं चलता, सीखो। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन जो दिखाता है कि इन्होंने रिजाइन नहीं करा, इनको रिमूव किया गया, वो है बीजेपी का साइलेंस। गोदी मीडिया से लेकर आईटी सेल से लेकर कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अभी अगर सोचो अगर मोदी जी रेजिग्नेशन यहां पर दे दे तो क्या उनको कोई नहीं रोकेगा? ये कहा जा रहा है कि ये सबसे अच्छे वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनको रोका क्यों नहीं जा रहा? कोई भी आईटी सेल का अकाउंट आपको ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि धनखड़ जी प्लीज अपना डिसीजन वापस ले लो, प्लीज आप यहां पर रिजाइन मत करो। कोई भी इस बात को नहीं बोल रहा। इस साइलेंस से ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि ये स्टेप प्री प्लान था और बीजेपी के अंदर खानों में ये सूचना ऑलरेडी पहुंची हुई है कि ये मोदी जी का ही किया धरा है और कुछ नहीं। अब बात करना चाहता हूं कि आखिरकार क्या रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से इन्होंने रिजाइन किया या फिर इनको यहां पर हटाया गया है। एंड सबसे पहला रीजन इसमें यह बताया जा रहा है कि धनखड़ जी मोदी जी से या फिर बीजेपी से खुश नहीं थे। सोशल मीडिया पे ऐसे रूमर्स चल रहे हैं, बट आई पर्सनली डोंट फील कि ऐसा कोई रीजन रहा होगा, क्योंकि धनखड़ जी मोदी जी से खुश नहीं है। इसको लेकर के धनखड़ जी यहां पर रिजाइन नहीं करने वाले हैं। कोई भी इनफैक्ट बीजेपी के अंदर ऐसा बंदा नहीं है जो इस टाइम पर मोदी से पंगा ले लेगा। सबको पता है कि अगर उसने रिजाइन कर दिया इस टाइम पर एंड बाहर निकल के वो सच्चाइयां बोलना शुरू करता है तो हालत उसकी क्या होने वाली। सतपाल मलिक के साथ क्या क्या हुआ ये सबने अच्छे तरीके से देखा। एक रीजन यहां पर ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के डिबेट होने वाली थी और जगदीप धनखड़ इस डिबेट में काफी ज्यादा टाइम हो सकता है कि कांग्रेस को दे देते। एंड फर्स्ट डे पे देखा गया था कि उन्होंने कांग्रेस को टाइम दिया था। इसको लेकर के बीजेपी इनसिक्योर थी एंड इस वजह से ज्यादा बातचीत ना हो, ज्यादा कोई सच्चाइयां निकलकर सामने ना आ जाए संसद में, इस वजह से जगदीप धनखड़ को हटा दिया गया। अब ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है क्योंकि सरकार को डिबेट नहीं चाहिए एंड ये चीज हमने टाइम टू टाइम देखी है। Is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. सर टाइम ही तो नहीं था आपके पास, मोदी जी ने आपका टाइम ही तो यहाँ पर समाप्त कर दिया। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा एक थ्योरी यहाँ पर ये भी चल रही है और आरएसएस का रेफरेंस जो मैंने शुरुआत में दिया था, अब आपको उसके बारे में बताता हूँ। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि जगदीप धनखड़ 74 के थे एंड कुछ ही महीनों में वो 75 के होने वाले थे। तो हो सकता है कि आरएसएस ने उनसे यहाँ पर इस्तीफा दिलवाया हो, क्योंकि आरएसएस की भक्तियां तो यहाँ पर चली रही थी। तो आरएसएस के साथ टर्म्स कितने अच्छे थे ये भी पता चलता है।
एंड आरएसएस ये काम इसलिए करेगी क्योंकि आरएसएस मोदी के ऊपर प्रेशर बनाना चाहती है। आरएसएस नहीं छुटकारा पा रही इस टाइम पर मोदी जी से, एंड आरएसएस के पास यही एक तरीका है कि किसी तरीके से चाय वाले चीचा को यहां से हटाया जाए। भैया कोई तो हटा दो इनको, अब चाहे रीजन जो भी हो, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। ऐसा नहीं कल दिन में ही एकदम से कुछ हुआ है, कल शाम को एकदम से कुछ हुआ है। एंड इसका सबसे बड़ा सबूत है कल जेपी नड्डा का वो वाला वीडियो क्लिप जहां पर जेपी नड्डा खुद खड़े होकर बोल रहे हैं धनखड़ जी के सामने कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मतलब ऐसा लग रहा है इनकी बातों को सुन के कि जेपी नड्डा को रात को किसी ने पहले आके बता दिया कि तुम्हारे को वाइस प्रेसिडेंट बनाने वाले हैं, एंड जेपी नड्डा पहले ही यहां पर एक्शन मोड में आ गए। पहले ही उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के काम करने शुरू कर दिए कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप नहीं बोल सकते सर, अभी ये वाइस प्रेसिडेंट को डिसाइड करना है कि क्या रिकॉर्ड पे जाएगा क्या नहीं जाएगा। Nothing will go on record, whatever I will say will go on record। ये बात अगर हो जाती है, अगर नड्डा को यहां पर बना दिया जाता है वीपी हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट, तो भैया ये सबसे ज्यादा क्लीशे होगा। एंड नड्डा जी से मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल बंदा और कोई नहीं होने वाला, जो पहले ही सारी बात को बकार दे रहे हैं, रायता फैला देते हैं सारा का सारा। यहां पर पीएम बना दो भाई, 2 दिन में सरकार गिरा देंगे। अब बात करना चाहता हूं इन स्पेकुलेशंस के ऊपर कि कौन कौन यहां पर वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। नड्डा जी ने तो बता ही दिया कि वो बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि भैया नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। लेकिन उसके अलावा जो नाम चल रहे हैं इस टाइम पर, सबसे बड़ा नाम है नीतीश कुमार का। एंड इनके रीजंस हैं डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि बिहार में चुनाव है, एंड बिहार में इस टाइम पर चुनाव पे बीजेपी चाहती है कि वो अपनी खुद से सरकार बनाए। नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का एक सबसे बड़ा तरीका ये हो सकता है कि उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए, या फिर उनके पार्टी के किसी बंदे को यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए, एंड सारा मैटर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी इस टाइम पर डेस्परेट है बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए। एसआईआर लेकर के आया गया है, एंड वहां पर वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, ये तो आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद कोई भी यहाँ पर चीज अनटर्न ना छोड़ी जाए, इसके लिए नीतीश कुमार को भी हटाने की यहाँ पर तैयारियां हो सकती हैं अपनी सरकार सिर्फ बनाने के लिए। इसके अलावा एक और स्पेकुलेशन यहाँ पर ये है कि जैसे कि जगदीप धनखड़ को बनाया गया था, बंगाल से उठा करके यहाँ पर लेकर आ गए, वैसे ही बंगाल के गवर्नर को यहाँ पर बनाया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि बंगाल में भी इलेक्शन आने वाला है ना, और मोदी जी के पास यही सब तो है करके दिखाने के लिए। काम तो उन्होंने किया नहीं है कुछ। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी है जो शशि थरूर को बता रहे हैं कि भैया शायद इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मोदी जी ऐसा हो सकता है ना करें। अब जितने भी स्पेकुलेशंस आ रहे हैं सबके अपने अपने रीजंस हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या सोचता हूँ कि किसको बनाया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई थिंक कि इनमें से किसी का भी नाम सामने नहीं आने वाला। और ये मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जितनी बार भी कोई पद का यहाँ पर डिसीजन होना होता है, जितने भी नाम तैर रहे होते हैं, उन नामों को हटा करके मोदी जी किसी नए बंदे को लेकर के आते हैं। मोदी जी मेक श्योर कि भैया ऐसा नाम सामने आए जो कि एक तो उनका पिट्ठू हो, और दूसरा उसको कोई ना जानता हो, उसका कोई यहाँ पर बेस ना हो, जिसकी वजह से कभी भी वो मोदी जी को यहाँ पर बैक स्टैब ना कर पाए। मोदी जी के साथ पंगे नहीं होने चाहिए लाइफ में। अब वैसे जो भी सिचुएशन है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन की बॉटम लाइन पता है क्या है, कि देश की डेमोक्रेसी की हालत कितनी ज्यादा खराब है। मोदी जी बाहर जाते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, एंड बड़े बड़े गुणगान करते हैं। वेराज डेमोक्रेसी की सच्चाई है कि देश का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो खुद भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक नहीं है। उसको यहाँ पर ऊपर से ऑर्डर आते हैं, कभी भी उसको रिमूव कर दिया जाता है, एंड उसके बाद दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर अपने पद से रिजाइन कर दिया काफी बचकाने तरीके से। आज तक हमारे देश की हिस्ट्री में किसी भी वाइस प्रेसिडेंट ने इस तरीके से मिड टर्म रेजिग्नेशन नहीं दिया है, जो कि एक्चुअली में सबको पता चल रहा है कि ये रेजिग्नेशन नहीं, एक रिमूवल है। तो ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से हमारे देश के हर एक इंसान को इस टाइम पर बॉदर्ड होना चाहिए। एंड दूसरी चीज इस टाइम पर यह भी देखने वाली होगी कि आज ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन होना है, सरकार ने खुद इस बात को इन्वाइट किया है, लेकिन क्या इस पूरी डेमोक्रेसी के खेल को लेकर के हमारे देश का विपक्ष जो है वो संसद के अंदर हल्ला खड़ा करेगा या नहीं करेगा, ये भी आज देखने वाली बात होगी। मतलब अगर इतना ही ज्यादा आसान है तो इतने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे जो बैठे हुए लोग हैं, तो भैया उनकी यहाँ पर आखिरकार वैल्यू क्या रह जाती है? अगर उनकी ही वैल्यू नहीं है तो कौन है सर्वे सर्वा? सिर्फ मोदी शाही है क्या हमारे देश में? और अगर सिर्फ यही सच्चाई है हमारे डेमोक्रेसी की, तो बाकी के पदों को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? क्यों आखिरकार यहाँ पर डेमोक्रेसी का फालतू का नाटक किया जा रहा है टैक्स पेयर के पैसे पे? खत्म करो, हमारे को भी फ्री करो इन सब चीजों से। इसके ऊपर आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। आपको क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर लगती हैं? इसी साथ जाते जाते 2 अपीलें आपसे करना चाहूंगा। पहली अपील, वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। वीडियो को लाइक करोगे तो वीडियो की सच्चाइयां जो हैं और लोगों तक पहुंचाएगा यूट्यूब, एंड यूट्यूब इसी तरीके से काम करता है, व्हेन यू एंगेज विद द वीडियो तो और लोगों तक वो वीडियो पहुंचती है। दूसरी अपील यहाँ पर ये कि चैनल को ज्वाइन करो या फिर सुपर थैंक्स करो, क्योंकि हम एक नया शो लेकर के आने वाले हैं, एंड भैया उस शो से हम पूरा धमाका मचा देंगे यहाँ पे, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वो कॉन्सेप्ट को इस टाइम पर और कर ही नहीं रहा है। मैंने थोड़ा सा बताया था उस कॉन्सेप्ट के बारे में अपने अनफिल्टर्ड चैनल के ऊपर, अगर आपको जानना है तो लास्ट वीडियो जाकर आप वहां पर देख लेना। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।